नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने भाई के YouTube चैनल IAS माय टारगेट पर, जहां हम आपके यूपीएससी सपने को साकार करने के लिए सीसेट की हर ट्रिक आसान भाषा में सीख रहे हैं और आप लोगों के बीच साझा भी कर रहे हैं। किनके माध्यम से? तो YouTube के माध्यम से। तो आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जो हर साल सीसेट में पूछा जाता है ना। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और अंत में पूछे गए सवालों का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल के क्लास जो दिए थे, तो कल के क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क स्वरूप प्रश्न दिए थे, है ना। तो उनको सॉल्व करने के लिए कॉपी की आवश्यकता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक कॉपी रख लेते हैं, ठीक है। तो इस कॉपी में हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपको होमवर्क स्वरूप दिए हैं, ठीक है। तो चलिए नोट्स कॉपी पलटाते हैं। तो 12वां दिन का कल किए थे, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था टॉपिक कवर किए थे कल के वीडियो में, है ना। तो आज के वीडियो में हम 13वां दिन है सीसेट में जो है, आज हम 13वां दिन दे रहे हैं। तो 13वां दिन समय है जिसमें कि टॉपिक दूसरा कवर, ये अंतिम ही था, अंतिम ही है, नहीं इनके बाद एक और है, हाँ एक और है, निगमन, जिसे कथन या निष्कर्ष भी कहते हैं। तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं, तब कथन पे आगे बढ़ेंगे। निगमन पे और निगमन, निष्कर्ष, ये तीनों टॉपिक एक ही चीज़ को कहते हैं, इन पे आगे बढ़ेंगे। पहले इनको देख लिए हैं कल के क्लास में। सो इनसे रिलेटेड हम प्रश्न दिए थे आप लोगों को। तो अभी तक तो हालांकि यूट्यूब वीडियो हमारा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, क्या एल्गोरिथम है, क्या है नहीं है, ये तो हम नहीं जानते हैं, बट हम तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को भी अपना नोट्स साझा कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए थे, अभ्यास प्रश्न, जो कि अभ्यास प्रश्न है बैठने की व्यवस्था से, सिटिंग अरेंजमेंट से, जिसमें कि रेखीय व्यवस्था से रिलेटेड एक प्रश्न बनाए थे जो आप लोगों के बीच रखे थे। इसमें हम पहले ही कल टिक मार दिए थे, तो फिर भी बताए थे आप लोगों को, इनका आंसर दीजिएगा। सो चलिए इनको हम समझाते हैं, ये आंसर कैसे ए और सी होंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, याद रखिएगा ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें धैर्यता ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक ना। इसमें जितना आपके अंदर धैर्य रहेंगे, प्रश्न उतना ही जल्दी सॉल्व करने में सक्षम हो पाइएगा, है ना। तो प्रश्न एक में क्या कह रहे थे? प्रश्न एक कह रहे थे कि 6 व्यक्ति है, कौन सब? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, 2 4 6 व्यक्ति, क्लियर है। एक सीधी पाकंतिम है, यानी कि एक सीधा पाकंतिम है, और कहा है कि उत्तर की ओर मुख है। मुख किधर है? उत्तर की ओर। तो चलिए इजली है बहुत, दिशा हमको दिया हुआ है, तो दिशा के बारे में तो ऐसे जानते ही है। तो ऊपर की ओर क्या है? उत्तर, है ना। उत्तर है ऊपर, नीचे दक्षिण, तो सबका मुंह किधर है? तो इधर, इस दिशा में है, उत्तर की दिशा में सभी का मुंह है। अब कह रहे हैं, तो मतलब 6 जने हैं तो आधा आधा कर दीजिए। तो सपोज हम नहीं जानते हैं कौन किधर है कौन किधर नहीं है, तो मान लीजिए एक हिस्सा इधर कर देते हैं, 1 2 3 को इधर होंगे और 1 2 3 इधर, हाफ हाफ हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? बी ई के ठीक दाएं बैठा है। बी जो है ठीक ई के दाहिने ओर में बैठा है, यही प्रश्न कह रहे हैं ना। उसके बाद कह रहे हैं सी जो है ए और डी के बीच में बैठा है। सी जो है ए और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। डी जो है एफ के ठीक बाएं बैठा है। डी जो है एफ के ठीक किधर? बाएं, बम्मा साइड बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जब दिशा पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि उत्तर की तरफ यदि मुंह करके खड़ा रहेंगे तो दाएं किधर है? दाएं इधर होंगे ना, दाहिने हाथ, हाँ उत्तर की तरफ मुंह है तो दाहिने हाथ इधर होंगे और बाएं इधर होंगे, है ना। दाएं इधर और बाएं इधर, क्लियर है। तो डी जो है एफ के ठीक बाएं बैठा है, तो इसका मतलब ये इधर बैठा है बाएं। और चौथा में कह रहा है एफ की पाकंती किसी एक छोर पर बैठा है। चलिए ठीक है, यदि मान लीजिए एफ को हम यहाँ रखते हैं, मतलब सोचिए थोड़ा माइंड में कि एफ को यदि हम यहाँ पे रखते हैं, और 3 स्टेटमेंट कह रहे थे, मतलब कथन 3 कह रहे थे कि डी जो है एफ के ठीक दाएं है। यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो इधर तो आगे हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि इधर तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है? तो इसका मतलब जो है एफ जो है पाकंती के एक ही छोर पे है, लेकिन ये छोर पे नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गए, क्योंकि जब 3 को देखेगा तो इससे पता चल जाता है। तो इसका मतलब एफ का स्थान ये वाला छोर है, ठीक। अब यहाँ से ऊपर जाइए, डी जो है एफ के ठीक दाएं बैठा है, तो डी जो है एफ के ठीक बाएं, तो बाएं इधर जाएंगे, तो यहाँ से ठीक बाएं, इसका मतलब यहाँ पे डी बैठा है, ठीक है।
सी जो है ए और डी के बीच में है, सी ए और डी के बीच में है, इसका मतलब डी सी कहाँ पे है, ए और बी डी के बीच में, तो इनके बीच में यहाँ पे सी दे दीजिए और यहाँ पे ए दे दीजिए, दे दिए है ना। ए और डी के बीच में कौन, सी बैठ गए, ठीक है। बी जो है ई के ठीक दाएं बैठा है, ई के दाएं बैठा है, तो यहाँ दो ही बचे ना, तो दो बचे, तो इसका मतलब बी इस पार है और दाएं इधर जाएंगे तो यहाँ आ गए, क्लियर है। अब प्रश्न में क्या पूछे हैं, प्रश्न में कह रहे हैं कि तो पाकैंती के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो दो इधर कर दीजिए, दो इधर कर दीजिए, बाकी ये दो बच गए, इसका मतलब ए और सी बीच में है, वही आंसर ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए कल ही हम टिक कर दिए थे, याद है या नहीं, जिनको याद नहीं है वो दोबारा वीडियो कर देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लिए, बहुत ही ईजी था, यदि समझ गए तो, नहीं समझे हैं तब तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न 2, क्वेश्चन 2, मात्र इसमें 2 ही प्रश्न दिए थे, आगे जो हम आगे टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम 3 प्रश्न बनाए हैं, थोड़ा टाइम लगे थे। तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या दिए थे आप लोगों को, तो वृत्ताकार व्यवस्था से, तो वृत्ताकार व्यवस्था नाम से ही पता चलता है कि ये वृत्त आकार का होगा, है ना, ये वृत्त आकार का, यानी कि इसमें आपको बताए थे कि दाएं बाएं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो घड़ी वाला आकार में है ना। तो 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति कह रहे हैं, 8 मित्र, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके, सबका मुख जो है किधर है, केंद्र की ओर, है ना, केंद्र की ओर है। इसका मतलब यहाँ जब ये दाएं मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे और बाएं मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। तो आगे देखिए, आर जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, आर पी के दाएं से तीसरे स्थान पे, आर में कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी, तो आर जो है पी के दाएं से, तो पी कहाँ पे है, तो यहाँ कहीं पे भी बैठाना है ना। तो चलिए हम बैठाते हैं, तो पी यहाँ पे है, यहाँ से दाएं भाग, तो दाएं भाग तो इस भाग जाएंगे, है ना, दाएं भाग क्लॉकवाइज में जाएंगे तो घड़ी ऐसे घूमते हैं। अब तो पूछ रहे हैं क्यों के दाएं, क्यों के ठीक दाएं से चौथे भाग में, मान लीजिए यदि क्यों यहाँ पे है तो यहाँ से जो है दाएं से, इसका मतलब इधर से घूमेंगे चौथे हिस्सा में, तो यहाँ इनका मान होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ मान आने के लिए ये चीज़ कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। यदि हम ऑप्शन ए से रखते हैं, मान लीजिए ए का व्याख्यान करते हैं, तो ए से रखते हैं, यदि क्यू के ठीक दाएं से चौथे स्थान पे, क्यू को हम यदि इनके सामने यहाँ रख देते हैं, तो 1 2 3 चौथे स्थान पर हम ए का यूज कर रहे हैं, ऑप्शन कथन से ही, मतलब ऑप्शन जो दिए इन्हीं के द्वारा हम आंसर पे पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो 1 2 3 चौथे स्थान पे है, प्रथम कथन मिल गए, है ना। ये जो प्रश्न पूछे इनके अनुकूल, अब पहले सबको बैठाना है, क्या सही बैठ रहे हैं, यदि सही बैठेंगे तब आंसर पी होंगे, यदि सही नहीं बैठेंगे तो आंसर गलत हो जाएंगे। तो अब कथन 1 से मिलाते हैं, आर जो है पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो दाएं से पी के दाएं से तीसरे स्थान, तो 1 2 तीसरा स्थान, यानी कि आर कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएंगे, आएंगे या नहीं, ठीक है आ गए। अब कह रहे हैं एस जो है भी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एस भी के दूसरे स्थान पर बैठा है, और भी जो है पी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि पी का पड़ोसी जो है भी नहीं है, इसका मतलब भी यहाँ भी नहीं आएंगे और यहाँ भी नहीं आएंगे, तो इस दोनों के बीच में आएंगे, या तो यहाँ आएंगे या तो यहाँ या तो यहाँ, 3 जगह है ना, 3 जगह, तो 3 जगह पहले आगे देख लेते हैं। टी जो है आर का पड़ोसी है, तो आर का पड़ोसी टी है, तो टी तो यहीं का पड़ोसी होंगे, बाकी तो ये क्यों है कि नहीं, क्यों है, तो क्यों है, तो इस जगह थोड़ा माइंड लगेंगे ना, टी जो है आर का पड़ोसी है, तो यदि हम आर को यहाँ देते हैं, सॉरी टी को यहाँ देते हैं, और टी के बाएं से दूसरे स्थान पर क्यों बैठा है, नहीं भाई दूसरे स्थान यहाँ, इसका मतलब रहेंगे तभी तो एक दूसरे स्थान बाएं एंटी क्लॉक होंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे प्रश्न में ही हम गलती किए हैं, यहाँ हमको दाएं देना था, है ना, दाएं, तो दाएं देते हैं तब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, तब प्रश्न, तो प्रश्न बनाने वक्त थोड़ा यहाँ हम गलती मिस्टेक किए, है ना। तो टी जो है आर का पड़ोसी है, टी आर का पड़ोसी है, तो इसका मतलब टी यहाँ पे होंगे, है ना, दूसरा कथन मिल गए। अब क्यों जो है टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, टी के दाएं से क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे स्थान पे क्यों है, ये भी मिल गए। और डब्लू जो है यू का पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू जो है यू का पड़ोसी नहीं है। अब इनको जानने से पहले 1 2 3 4 जगह रह गए हैं,
चार जगह में जो है एक दो जगह पे कौन नहीं बैठ सकते हैं, भी। क्यों? क्योंकि भी जो है पी का पड़ोसी नहीं है। यदि यहाँ भी बैठाते हैं और यहाँ बैठाते तो पड़ोसी बन जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों जगह पे एक जगह होंगे, है ना। तो भी कहाँ पे बैठेंगे, तो एस जो है भी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, यानी कि दाहिने से दूसरे स्थान पे है ना। कौन? भी दाएं से दूसरे स्थान पे है, एक दो। इसका मतलब भी यहाँ पे है, और दाएं से दूसरे स्थान पे चलिए तो एक दो, दूसरे स्थान पे कौन है, एस। ठीक, एस हो गए। अब डब्लू और यू का पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू यहाँ मान लीजिए या यू ही यहाँ मान लीजिए, और यहाँ भी डब्लू मान लीजिए। ये दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी वैसे भी नहीं होंगे। तो कथन फिट बैठ गया और आंसर भी एग्जैक्ट मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन बी, पी जो है ऑप्शन ए पी सही हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी इनका, सॉरी सी कह रहे हैं, ए इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है? इस तरह से प्रश्न को हम सॉल्व कर लिए। अब आप लोग कहिएगा बी एस क्यों नहीं, तो चलिए अब मिलाते हैं, एस को देखते हैं। ऐसे आठों को बैठा दिए, ठीक ना। मान लीजिए क्यों कहीं पे भी, क्यों यहाँ है, तो जैसे माने क्यों का चौथा, दाएं से चौथा, एक दो तीन, चौथा यहाँ आ जाएंगे। यहाँ क्या एस रखते हैं, तो एस रख दिए। अब कथन में मिलाना है ना, तो कथन में मिलाते हैं। तो एस जो है भी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो दाएं से ना, तो इसका मतलब भी यहाँ है तब ना, एक दूसरे स्थान पे एस आ गए, है कि नहीं। ठीक है, भी यहाँ है, तो इसका मतलब पी जो है अब भी की पड़ोसी नहीं है, तो न यहाँ पे बैठेंगे पी और ना यहाँ पे बैठेंगे। इसका मतलब इधर बैठेंगे, और यदि पी को यहाँ पे बैठाते हैं तो पी के एक दो तीसरे स्थान पे आर है, तो आर यहाँ नहीं आएंगे। यदि पी को यहाँ बैठाते हैं तो एक दो तीसरे स्थान पे आर बैठ जाएंगे, लेकिन आर बैठेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ टी जो है आर का पड़ोसी है, तो इधर भी है उधर क्यों हो गए, तो टी तो पड़ोसी हुए नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब यदि यहाँ बैठाते हैं तो एक दो तीसरे स्थान पे भी है, हो ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कोनो एंगल से हम प्रयास करेंगे तो भी नहीं होंगे। मान लीजिए यहीं पी देते हैं, तो पी यहाँ है, तो आर जो है पी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो दाएं क्लॉकवाइज, तो तीसरे स्थान एक दो तीन पे तो क्यों रखा हुआ है कि नहीं। इस तरह से गलत हो गए। अब यदि मान लीजिए पी का मान यहीं रखते हैं, तो एक दो तीसरा स्थान पे यदि यहाँ हम आर देते हैं, तो आगे तीसरा, आगे चौथा कथन देखिए, टी जो है आर का पड़ोसी है, तो यहाँ तो क्यों और भी पड़ोसी हुए, टी कहाँ से होंगे, इसी वजह से ये भी गलत हो गए। इस तरह से चेकआउट करिएगा तो बाकी कथन गलत है, लेकिन ए में जो ऑप्शन पी दिया है ये कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। तो इनका काम यहीं तक था, अब इनको हटा देते हैं, है ना। उनको अब हटा दिए, कॉपी को, प्रश्न को सॉल्व कर दिए। यदि कहीं आप लोगों को डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का टॉपिक टू का जो है कौन सा दिन है, 13वां दिन। 13वां दिन मतलब ये टॉपिक 2 लास्ट है, टॉपिक 2 का लास्ट विषय है। इसके बाद हम टॉपिक 3 पे बढ़ेंगे। टॉपिक 2 में देखिए निगमन, जिसमें कि कथन और निष्कर्ष भी, या कथन या निष्कर्ष भी कहते हैं निगमन को। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ऐसे कुछ है, इंग्लिश आप लोग समझ लीजिए। उद्देश्य में देखिए हमने क्या लिखे हैं, इनके उद्देश्य में हम लिखे हैं कि इस खंड में जो है आपको कुछ कथन दिए जाएंगे और उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से तार्किक रूप से निकलता है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो। यह आपकी तार्किक और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का परीक्षण करता है। क्लियर है? तो आगे हम लिखे हैं इनके मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? इसमें 2 प्रकार लिखे हैं, न्याय निगमन, सामान्य निगमन। यानी कि न्याय कथन या निष्कर्ष और सामान्य कथन या निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो न्याय निगमन में देखिए, इसमें जो है 2 या 2 से अधिक कथन दिए जाते हैं जो कुछ वर्गों के बीच संबंध इस तरह से होते हैं, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे कि सभी ए और बी है, सॉरी इस तरह से कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ भी लिखे हैं, सभी ए जो है बी है, यानी कि जितना ए है वो बी है, ये कथन कह रहे हैं। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि कुछ बी जो है सी है, कुछ बी सी है और कोई सी डी नहीं है। इस तरह का प्रश्न रहते हैं, ठीक ना। तो इन कथनों के आधार पर आपको दिए गए निष्कर्षों की सत्यता का मूल्यांकन करना होता है। तो इसको हल करने का तरीका रहता है वेन आरेख। वेन डायग्राम का जब आप उपयोग करिएगा तो बहुत इजी तरीका से इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम हम बताएंगे कि वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो वेन
डायग्राम को जैसे ही आप समझ जाइएगा तब आपको कथनों के प्रकार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सभी ए जो है बी है, यानी कह सकते हैं ऑल ए आर बी। तो ए का पूरा वृत्त बी के वृत्त के अंदर होता है, ठीक ना। तो कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब हुआ कि नो ए इज बी, यानी कि ए और बी के वृत्त पूरी तरह से अलग होते हैं। तो कुछ ए बी है, इसका मतलब है सेम ए आर बी, यानी कि ए और बी के वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, कुछ हिस्सों को साझा करते हैं। और यदि कभी कभी प्रश्न में रहते हैं ए जो है बी नहीं है, तो इसका अर्थ है कि सेम ए आर नॉट बी, इसका मतलब वह ए का कुछ हिस्सा बी के वृत्त से बाहर होता है ना। तो ये न्याय निगमन में आते हैं। जब इस तरह का प्रश्न सॉल्व करेंगे तब वहां पे आपको समझ में आएंगे, तब वहां पे इनका ट्रिक कौन सा, इनमें ज्यादातर न्याय निगमन में सबसे बेस्ट ट्रिक रहते हैं वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम्स। इनका प्रश्न सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। दूसरा है सामान्य निगमन। तो सामान्य निगमन में देखिए क्या होता है। सामान्य निगमन में जो है इसमें एक कथन या कुछ कथन दिए होते हैं जो किसी स्थिति या तथ्य या घटना का वर्णन करते हैं। तो आपको दिए गए निष्कर्षों में से वह चुनना होता है जो उस कथन से सीधे और तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। तो इसमें वेन आरेख की आवश्यकता नहीं हो सकती है, बल्कि सीधे तार्किक समझ की आवश्यकता होती है। किसमें? तो सामान्य निगमन में। अब देखिए निगमन यानी कि कथन और निष्कर्ष या न्याय निगमन के प्रश्नों को हल करने के लिए युक्तियां हम लिखे हैं। तो इनमें कौन सी युक्तियां लिखे? पहला, टोटल 7 युक्तियां लिखे हैं। तो पहला लिखे हैं कथनों को सत्य माने। अब सत्य माने देखिए आपको जो प्रश्न में दिए जाते हैं कथन, तो आपको दिए गए कथनों को 100% सत्य मानना है। भले ही आपके मतलब अनुमान से भले ही वे वास्तविक दुनिया से सत्य ना हो, फिर भी कथन में जो कह रहे हैं वो सत्य मानना पड़ेगा। इसलिए हम लिखे हैं कथनों को सत्य माने। उसके बाद दूसरा, वेन आरेख का उपयोग करें। यानी कि ये जो वेन आरेख है ये न्याय निगमन के लिए ज्यादा जरूरी है। जब भी न्याय निगमन से प्रश्न आएंगे तो प्रत्येक कथन में जो है इनका लगभग यूज हो ही जाते हैं। तो प्रत्येक कथन के लिए संभावित वेन आरेख बनाना होगा। यदि कोई निष्कर्ष कम से कम एक संभावित आरेख में गलत साबित होता है तो वह निष्कर्ष सही नहीं होता है। तो निष्कर्ष तभी सही होता है जब वह सभी संभावित आरेखों में सत्य हो, ठीक है। और वहीं तीसरा लिखे निश्चितता खोज, है ना। इसमें निष्कर्ष निश्चित होना चाहिए, संभावित नहीं, पूर्ण रूप से 100% श्योर होना चाहिए, है ना। उसके बाद चौथा लिखे हैं युक्तियां हैं अनावश्यक जानकारी से बचना पड़ेगा। जैसे अपनी खुद की धारणाओं या बाहरी ज्ञान को लागू ना करना ही बेहतर ऑप्शन रहते हैं। इसलिए इसमें बाहरी ज्ञान का यूज आप लोग ना कीजिएगा। केवल दी गई जानकारी पर ही ध्यान केंद्रित करके इनका आंसर जान पाइएगा, है ना। उसके बाद पांचवा लिखे हैं नकारात्मक कथनों पर ध्यान देना, अर्थात कोई नहीं या कुछ नहीं वाले कथनों पर ज्यादा ध्यान देने से आप समझ पाइएगा। और सातवां लिखे हैं व्यापकता बनाम विशिष्टता, यानी कि सभी या कोई नहीं व्यापक होते हैं जबकि कुछ विशिष्ट होते हैं। तो अगला लिखे हैं अभ्यास। अभ्यास में जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आपको करने से आपको इन अवधारणाओं को समझने में बहुत मदद मिलेंगी। तो निरंतर इन प्रश्नों को आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास कीजिएगा तो ही सीसेट में स्कोरिंग कर पाइएगा, नहीं तो इनसे रिलेटेड तो प्रत्येक साल ही पूछते हैं, प्रत्येक साल आना ही आना है। सिर्फ आपको डायग्राम हम अभी बता रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आप अपने माइंड से तैयार कर लीजिए, PYQ कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में देखिए कि क्या आने वाले हैं। सिर्फ डायग्राम पता चल गए तो बाकी कुछ भी पूछेंगे डायग्राम मालूम है तो इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लीजिए, है ना। तो सिर्फ डायग्राम समझिए, है ना। तो उसके बाद तो आगे जानते हैं। चलिए अब इनसे रिलेटेड जो है अभ्यास प्रश्न तैयार किए हैं। तो प्रश्न थोड़ा होमवर्क के लिए आज देंगे, आज तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये होमवर्क स्वरूप रहेंगे, कल हम इनको सॉल्व करेंगे। आप लोग अभी तक मुझे जहाँ तक समझे उनके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं होंगे तो कल तो हम आंसर आपको जरूर देंगे अगले वीडियो में, लेकिन ये प्रश्न समझ लीजिए पहले। देखिए अभ्यास प्रश्न निगमन से है तो इनको निष्कर्ष भी कहते हैं, है ना। तो देखिए प्रश्न यहाँ निर्देश दिया गया है कि दिए इसी तरह से पेपर का भी जब PYQ को आप पलटा रहे हैं या पलटाएंगे तो वहाँ निर्देश में इसी तरह से प्रश्न में समझा दिए जाते हैं। उसके बाद कथन ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। तो आप लोग चेकआउट PYQ को कर लीजिए। तो दिए गए कथनों को सत्य माने, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो।
तय करें कि कौन सा यह से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों से निकलता है या निकलते हैं। तो पहला प्रश्न लिखे हैं कथन 1, कुछ फल यानी कुछ फल है जो कि सब्जियां है ना, कुछ फल जो कि सब्जी है। सिर्फ ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कथन 1, कुछ फल है जो कि वो सब्जी है। अब कथन 2 कह रहे हैं सभी सब्जी जो है वो खाद्य पदार्थ है। फल सब्जी है और सब्जी खाद्य पदार्थ है। इस तरह से हुए। अब यहाँ मतलब 3 गोलाकार है, तीनों में अलग अलग चीज बैठे हुए हैं। अब निष्कर्ष है कि कुछ फल खाद्य पदार्थ है। आप बताइए कुछ फल जो है खाद्य पदार्थ कह रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कुछ खाद्य पदार्थ जो है सब्जियां हैं। अब कौन सा सही है वो आपको टिक मार के ये ABCDE इसमें आंसर टिक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि ए सही है, ए में कह रहे हैं केवल निष्कर्ष 1 निकलता है यानी केवल निष्कर्ष 1, और 2 में कह रहे हैं केवल निष्कर्ष 2, सी में कह रहे हैं निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, 1 और 2 दोनों निकलते हैं। डी में कह रहे हैं या तो 1 या 2 निकलता है, या 1 निकलता है या 2, यानी कि आप भी कंफ्यूज हैं। यदि डी मारिएगा तो आप भी कंफ्यूज हैं। ई ना तो 1 और ना ही 2 निकलता है, ना 1 ना 2 कन्फर्म है कि नहीं निकलेंगे। इस तरह से इनका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप हमारा आंसर चाहते हैं तो हम तो इनका आंसर कल ही बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के बीच रखे हैं। कथन है पहला कि सभी पेंसिल पेन है, यानी कि पहला कथन एक गोल बनाइए, सभी पेंसिल जो है पेन है, तो पेंसिल गोलाकार पेंसिल का और सब पेन है। और दूसरा गोला बनाइए, कोई पेन जो है इरेजर नहीं है, और पेन जो है इरेजर नहीं है। अब कथन निष्कर्ष को समझिए। पहला कह रहा है कोई पेंसिल इरेजर नहीं है, अब क्या सही है आप लोग जानिए, आप अभी क्लास किए हैं। और दूसरा कुछ पेन पेंसिल है। अब ABCDE ऑप्शन दिए हुए कौन सा सही है, इनका आंसर दीजिए कमेंट में। प्रश्न संख्या 3, कथन एक कह रहे हैं कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कथन 2 कह रहे हैं कुछ बिल्लियां शेर है। अब निष्कर्ष ये है कि कुछ कुत्ते शेर है और दूसरा कह रहे हैं कि कोई कुत्ता शेर नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है, 1 या 2, कोई भी यदि सही है, यदि नहीं है तो वो भी आंसर में बताइए। ABCDE ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है यहीं पे करते हैं खत्म। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे हम मतलब लगभग ये तो खत्म ही कह सकते हैं, ये चैप्टर आज खत्म था। तो देखिए एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, तो दिखा देते हैं। हाँ तो यहाँ देखिए अभी तक में हमने बोधगम्यता उसी बीच में कंप्लीट कर लिए थे। तो तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता को भी कवर कर लिए। अब 3 और 4 बचे। तो 2 में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट थे, जिस विषय थे, मुख्य विषय थे, श्रृंखला सीरीज भी कवर किए, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन भी कवर किए, कोडिंग डिकोडिंग भी कवर कर लिए, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन भी कवर कर लिए, डायरेक्शन यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण भी कवर कर लिए, बैठने की व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट भी कवर किए, निगमन को भी कवर कर लिए। तो इस तरह से देखिए प्रश्न मतलब चैप्टर 2 को भी कवर कर लिया। अब चैप्टर 3 बचे, आधारभूत संख्यानन है ना। आधारभूत संख्यानन में कितने विषय हैं, 1 2 यानी कि संख्या प्रणाली, प्रतिशत, औसत, अनुपात और समानुपात, लाभ हानि, साधारण और चक्रवृद्धि, समय और कार्य। तो इसमें लगभग 9 टॉपिक है यानी कि 9 विषय। तो 9 दिन में इनको कवर कर लेंगे, उसके बाद इसमें चौथा भी चलेंगे। तो पहले 3 को कवर करते हैं, फिर आगे विचार बनाएंगे। तो इसका मतलब 1 2 कवर हो गए, बच गए तीसरा। तो तीसरा को कल से प्रारंभ करेंगे आधारभूत खनन से, ठीक ना। तो यदि वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और IAS माय टारगेट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि UPSC की तैयारी में कोई कमी ना रहे। आज के दिए गए सवाल का उत्तर कमेंट में दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में सही उत्तर देने वाले का नाम दिखाया जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में UPSC की नई ट्रिक और नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने IAS बनने के सपने को साकार करने में जुटे रहिए। याद रखिए प्रैक्टिस तब तक नहीं रुकेगी जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट UPSC 2026 के वॉरियर्स।